हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम कैरियर। मैं प्रदीप कुशवाहा। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शून्य रहा है, तो उम्मीद है कि 2021 आपके लिए सुनहरे अवसर लेकर आएगा, जिसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। आप ये भी जानते हैं कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में चयन की दृष्टि से हिंदी विषय एक निर्णायक भूमिका निभाता है, जैसे पीएससी, एसआई, व्यापम। तो इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम हिंदी शुरू कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला, पहले इस शब्द को समझते हैं कि वर्णमाला शब्द है क्या। यहाँ से अपन इसको तोड़ते हैं अगर, जैसे तो ये किस किस से मिलके बना हुआ है, वर्ण प्लस माला। वर्ण प्लस माला से मिलकर बना हुआ है। यहाँ से पता चल रहा है कि वर्णों की माला। वर्णों की माला कैसे कैसे कहेंगे इनको। जैसे पहला क्वेश्चन आता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, और उसमें ऑप्शन दिए रहते हैं कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो अपना सही आंसर क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। और लेखन के आधार पर वर्ण कितने होते हैं, टोटल 52 वर्ण होते हैं। तो अपन ने देखा कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये है क्या, व्यवस्थित क्रम क्या है वो देखते हैं अपन। जैसे अपन ने देखा, जैसे कोई वर्ण है, जैसे अपन ने देखा ये आ है, वर्णमाला आप जानते हो आ से शुरू होती है, अनार से शुरू होती है, और व्यंजन ये स्वर है अपना। और आगे देखते हैं ये व्यंजन, जैसे क, फिर अपन ने ले लिया बड़ा आ। तो ये वर्णों का क्रम तो है, लेकिन क्या है, ये व्यवस्थित नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, तो अपन वर्णों के क्रम को वर्णमाला नहीं बोल सकते। अगर अपन इसको व्यवस्थित करते हैं तो ये अपना बनेगा, आ के बाद आ आता है, फिर छोटी ई, फिर बड़ी ई, ऐसे जाके ये क्या हुआ, वर्णों का व्यवस्थित क्रम। इसलिए अपना सही आंसर होता है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपना होगा क्लियर कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखने में आ रहा है कि वर्ण क्या है। यहाँ पे देखने में आया कि वर्ण वर्ण क्या है, देखते हैं अपन। यहाँ पे दिया है वर्ण। ये तो आप लिख सकते हो कभी, जैसे आपको लिखना भी है तो वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। यहाँ देखो, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण को ध्वनि चिन्ह अथवा लिपि चिन्ह भी कहा जाता है। अब इसका अर्थ समझते हैं अपन को, है क्या ये, ध्वनि के लिखित रूप को। अब ये ध्वनि क्या है, ध्वनि वर्ण का मौखिक रूप। जैसे कोई भी चीज़ भाषा जब बनी होगी तो पहले ऐसे तो है नहीं कि पहले से डायरेक्ट लिख दी गई होगी। पहले कोई साउंड निकली होगी, साउंड जो होती है ध्वनि, किसी भी शब्द वर्ण की कोई ध्वनि निकली होगी पहले, उसको अपन ने बाद में फिर उसको लिखा, तब वो वर्ण कहलाया। ठीक है। कैसे, जैसे अपन ध्यान दें, जैसे ध्यान दें, अ क्या है एक, ये क्या है, एक ध्वनि या वर्ण। ठीक है ना। जब अपन इसको बोलते हैं तो वो ध्वनि कहलाता है, और उसको जब लिख देते हैं, जैसे मैंने आ को जब मैं बोल रहा हूँ, एक साउंड क्रिएट हो रहा है, तो ये क्या है, एक ध्वनि। पहले जब बोलते होंगे तब वो ध्वनि रही होगी पहले। ठीक है। जब उसको लिख दिया अपन ने तो वो कहलाया क्या, वर्ण। तो यहाँ पे क्या कहलाया, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्ण को ध्वनि चिन्ह, मतलब ध्वनि जो अपनी जो ध्वनि निकली उसको अपने जो लिखा, उसको जो चिन्ह दिया, तो उसको क्या कहलाया, वो ध्वनि चिन्ह या ध्वनि अथवा क्या, लिपि चिन्ह। अब ये लिपि क्या होती है, लिपि अपन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है लिपि, वर्णों के लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि आप जानती हो क्या है, देवनागरी। वर्णों के लिखने की शैली को अपन क्या कहते हैं, लिपि। जैसे अपनी हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। और इंग्लिश, जैसे इंग्लिश की आपने देखी हुई कौन सी लिपि है वहाँ की, रोमन। जैसे अपन आ को ऐसे लिखते हैं, और वो लोग आ को कैसे लिखते हैं, ये उनकी लिपि है। तो ये कौन सी लिपि है, रोमन। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए को ऐसे लिख दिया। किस में लिखा अपन ने, देवनागरी में। तो रोमन लिपि को अपन ने क्या, देवनागरी लिपि में लिख दिया। तो ऐसे ही अपन लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। इंग्लिश को जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर, तो ये कौन सी लिपि कहलाई,
ये अपनी लिपि कौन सी है? भाषा तो इंग्लिश है, लेकिन लिपि कौन सी है? ये देवनागरी। तो जब वर्णों को जिस लिपि में लिखा जाता है, जैसे लिखने की जो जैसे अपन देखें वर्ण क्या बोलते हैं, वर्णों के लिखने की शैली है, शैली वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। जैसे अपन अपना अ, बड़ा आ, का, खा, गा, जैसे ये लिखते हैं ए बी सी डी, ऐसे अरबी फारसी उनकी लिपि अलग चलती है, तो अपनी अलग अलग लिपि होती है। तो वर्णों की जो लिखने की शैली है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं अपन। ये हो ही गया अपना ध्वनि क्या है? वर्णों का मौखिक रूप, वर्णों का मौखिक रूप ध्वनि कहलाता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं अपन अक्षर। अक्षर क्या है? देखो, अक्षर को मैंने लिखा है क्या? शब्दांश, ध्वनियाँ वर्णों का संगठित रूप। अब यहाँ पे अपना थोड़ा सा अंतर रहता है अक्षर और वर्ण में, थोड़ा सा। जैसे मैं बताऊँ आपको, जैसे अ ये क्या है? वर्ण, और ये अक्षर भी कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही बड़ा। अब मैं इसको बात करूं क की, क। अब यहाँ पे देखो क किस किस से मिलकर बना हुआ है? क किस किस से मिलकर बना हुआ है? जैसे क हलंत लगाया और इसमें से अ को जो मात्रा है अपनी उसको बाहर निकाल लिया, तो ये अपने वर्ण हैं। ये क्या है? वर्ण। और ये क्या है? अपना अक्षर। तो क्या लिखा अपन ने? देखो, ध्वनि या वर्णों की संगठित इकाई को अक्षर कहा जाता है। ध्वनि या वर्णों की संगठित इकाई, इन दोनों को जब मिला दिया तो वो अक्षर कहलाया। ठीक है, जैसे और आगे चलते हैं अपन, और बताता हूं मैं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा राम। राम क्या है? एक शब्द। और यहां अपन ने क्या लिखा है? अक्षर को क्या कहते हैं अपन? शब्दांश। शब्दांश मतलब शब्दों का एक अंश। शब्दांश मतलब शब्दों का एक अंश। जैसे देखिए यहाँ पे एक राम, ये क्या है? एक शब्द है। क्या है? एक शब्द। अब इसको मैं तोड़ सकता हूँ र प्लस म में। ये क्या है? ये दो अक्षर बन गए। ये क्या है? दो अक्षर। अब इनको और अगर तोड़ूँ मैं तो र हलंत लगाया, मात्रा को बाहर निकाला आ को, और म हलंत लगाया और आ को बाहर निकाला। देखो यहाँ पे वर्ण कितने हैं? 4, और अक्षर कितने हैं? 2। ये अंतर होता है अक्षर और वर्ण में। अपन क्या सोचते हैं कि एक ही चीज़ है, दोनों चीज़। अक्षर और वर्ण में इतना सा अंतर होता है। चलो ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं अपन। अगला क्या है? शब्द। शब्द देख ही लिया क्या है? वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई को शब्द कहते हैं। वर्णों के मेल से बनने वाली सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई, इस चीज़ पे ध्यान दो। सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई, यहाँ पे ये छूट गया। सार्थक या अर्थपूर्ण इकाई क्यों बोल रहा हूँ? अपन अगर ये बोल दें कि वर्णों की इकाई को शब्द कहते हैं, जैसे मैंने बोला कुछ भी लिख दिया, जैसे इसी शब्द को ले लेते हैं। ठीक है, इसको पहले ले लिया, इसको बाद में ले लिया, फिर ला, फिर माँ। ये क्या है? कोई शब्द बन रहा है? सार्थक शब्द बन रहा है? नहीं बन रहा। तो इसलिए अपन बोलते हैं वर्णों के मेल से, वर्णों के मेल से। जैसे राम, वर्णों के मेल से बनने वाले सार्थक इकाई या अर्थपूर्ण इकाई, मतलब ऐसी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? आगे चलते हैं अपन। आगे चलते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है, ये देख लो। बहुत क्वेश्चन पूछी जाती है, अधिकतर जो परीक्षाएं होती हैं उनमें पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो वहाँ पे अपन को ऑप्शन में दिया जाता है ध्वनि या वर्ण। अगर दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं, जैसे अगर ये दोनों ऑप्शन एक साथ दिए हुए हैं ध्वनि या वर्ण, तो बीच में ऑब्लिक लगा रहता है, तो दोनों में से एक भी, मतलब एक ही में रहेंगे तो अपना सही हो जाएगा वो। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है और ये अलग अलग दिए हुए हैं, तो यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस रहता है। ये देखो, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। लिखित इकाई अपन ने देखा ना, वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप वर्ण है। तो अगर यहीं पे ये पूछ ले भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो क्या बनाओगे? तो अपनी ध्वनि हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई या छोटी इकाई ध्वनि,
लिखित इकाई वर्ण और भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, यहाँ पे क्या लिखा है, भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई, मतलब ऐसी इकाई जो कुछ अर्थ देती हो वो शब्द। भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई पूछता है तो शब्द। ये बिल्कुल ऐसे देखना पड़ेगा कि अपन क्या दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि पूछा कुछ और है, अपन वहाँ पे ध्वनि लगा के आ रहे हैं। उन्होंने दिया भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई दिया तो अपन ध्वनि नहीं लगाना है, ना वर्ण लगाना है, क्या लगाना है, शब्द। ऐसी इकाई जिसका कुछ अर्थ निकलता हो। ध्वनि का इसका कोई अर्थ तो निकलता नहीं है, वर्ण का अकेले का कोई अर्थ नहीं निकलता, केवल शब्द का कुछ अर्थ निकलता है, इसलिए अर्थपूर्ण इकाई क्या हो जाएगी, शब्द। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। ये शब्दावली है कुछ जो बार बार आएगी तुम्हारे, जैसे पूछा जाएगा कि का कबूतर जो रहता है, का खा गा, अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, अल्पप्राण कौन सा है, महाप्राण कौन सा है। तो यहाँ पे पहले इनको समझ लेते हैं, होता क्या है अघोष सघोष, इसका मतलब क्या होता है, अल्पप्राण महाप्राण इनका मतलब क्या होता है, उसको अपन पहले समझ लेते हैं। तो अघोष पहला शब्द दिया है, क्या, अघोष। अगर अपन देखें किसी शब्द के आगे अगर अपन अ लगा देते हैं, किसी शब्द के आगे अ लगा देते हैं तो वो निगेटिव अर्थ देता है। जैसे मान्य के आगे मैंने अ लगाया तो क्या हो गया, अमान्य, मतलब मान्य नहीं। ठीक है, पूर्ण के आगे मैंने अ लगाया तो क्या हो गया, अपूर्ण, मतलब पूर्ण नहीं। ऐसे ही इसके आगे अ लगा हुआ है, अघोष, घोष मतलब इसका मतलब क्या निकला, जैसे इसके आगे लगा हुआ है घोष के आगे अ, मतलब इसका मतलब निकलेगा घोष नहीं। अब यहाँ पे घोष का अर्थ समझते हैं अपन, घोष का अर्थ समझते हैं। देखो घोष का अर्थ होता है जैसे कंपन, ये लिखा हुआ है, घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन। और अ मतलब नहीं, मतलब कंपन नहीं। अपन वर्णों के उच्चारण में आप बोल के देखो, अपन बात करते हैं हल्का हल्का वाइब्रेशन, कंपन होता है। यहाँ पकड़ के देखो, कुछ भी शब्द बोल के, कोई भी वर्ण बोल के देख लो, थोड़ा सा वाइब्रेशन होता है। तो ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में घोष नहीं, कंपन नहीं होता है, उनको अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ठीक है, अगला सघोष, स मतलब होता है सहित और घोष मतलब बताइए कंपन, मतलब घोष सहित, कंपन सहित, इसका मतलब क्या निकला, घोष सहित या कंपन सहित। मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको सघोष कहते हैं। ठीक है, पहले ये शब्दावली आपको पता चल जाएगा तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या लिखा देखा अपन ने, सघोष मतलब ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में अपने स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको कहते हैं क्या, सघोष। ठीक है, आगे देखते हैं अल्पप्राण, और जो कौन कौन से होते हैं वो अपन अभी ट्रिक से याद करेंगे, आपको रटने किसी की जरूरत नहीं है, आप अपन सबको ट्रिक से याद कर लें। ठीक है, अल्पप्राण, अल्पप्राण का मतलब क्या होता है, अल्प का मतलब पता ही आपको, अल्प मतलब कम, और प्राण का मतलब होता है संस्कृत में वायु। संस्कृत में प्राण मतलब क्या होता है, वायु। तो ऐसे याद रख लो, उसको कुछ ट्रिक बना लिया करो। जैसे प्राण मतलब वायु, जैसे प्राण आदमी के निकलते हैं तो उसकी हवा निकल जाती है, वायु निकल जाती है। आ रहा समझ? तो ऐसे आपको ट्रिक से याद हो जाएगा, संस्कृत नहीं पढ़ना पड़ेगा बार बार। तो क्या है, प्राण का मतलब संस्कृत में क्या होता है, वायु। तो अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, मतलब कम वायु। जब अपन बात करते हैं तो देखो थोड़ा थोड़ा हवा निकलती है, कुछ भी बात करो थोड़ी सी हवा निकलती है। उसका सबसे एग्जांपल मिलता है अपन को सर्दियों में, जब सर्दी पड़ रही हो अपन बात करते हैं तो धुआं सा, कोहरा सा बाहर निकलता है। इसका पता चलता है कि अपने मुंह से थोड़ी सी वायु हवा निकलती है वर्णों के उच्चारण में, और जब वही वायु यदि कम निकलती है, अल्प मात्रा में निकलती है, तो उन वर्णों को कहते हैं अल्प प्राण। यहाँ पे देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब इसको बता ही दोगे, उसका उल्टा अल्प प्राण। और महाप्राण मतलब, महा मतलब ज्यादा, महा मतलब ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक हवा निकलती है उनको महाप्राण कहते हैं। ये शब्दावली आपकी यूज होगी बार बार, तो इसलिए अभी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन, या आगे समझ में, अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब अपने देखा अघोष सघोष देख लिया। अब उसमें आया था जो वर्ण, वर्ण के प्रकार अपने वर्ण देख लिया। ठीक है, वर्ण, ध्वनि और अक्षर और शब्द सब देख लिया अपने। अगला इसके अब प्रकार देखते हैं, वर्ण के प्रकार कौन कौन से हैं, जो अपना मेन चीज़ है। जैसे पहला है वर्ण, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। कभी कभी कहीं कहीं तीन भी दिए रहते हैं, जिसमें दिया रहता है अयो गवाह,
ठीक है। लेकिन मेन जो है, मेन मुख्य रूप जो है वर्ण के वो दो ही हैं, स्वर और व्यंजन। अब ये निर्वात सवाद क्या है? कुछ नहीं है, निर्वात सवाद कुछ नहीं है, जो अपन डेफिनेशन बोलते हैं ना कि जैसे स्वर है अपना अ, स्वर क्या है अ, इसका जब उच्चारण करते हैं तो किसी की सहायता नहीं लेते, अपने आप स्वतंत्र है, मतलब किसी की बाधा उत्पन्न नहीं हो रही है। स्वर को बोलने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इनको बोलते हैं क्या? निर्वात। स्वर को क्या बोला जाता है? निर्वात। और व्यंजन क्या होते हैं? जैसे आप देखते हैं व्यंजन क्या होता है, सहायता से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन। इसलिए इनको कहते हैं क्या? सवाद। ठीक है, बाधा से अकेले बोले जाएं तो बाधा उत्पन्न होगी, मतलब किसी की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो वर्ण अपने दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, स्वर और व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। अगर कहीं दिया हो, जैसे कभी पूछ लेता है, दो ऑप्शन में नहीं है तो तीन भी लगा सकते हैं, उसमें आ जाता है अपना अयोगवा, अयोगवा। तीसरा टाइप है इसका अयोगवा। किसी किसी किताब में दिया है, अपनी हिंदी में से नहीं पढ़ते अपन पढ़ते हैं मुख्य रूप से दो। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब स्वर देख लिया, स्वर क्या? स्वर निर्वात और व्यंजन सवाद, दो चीज़ होगी। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण, और व्यंजन क्या होते हैं? स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण। अब देखो स्वर की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं अपन। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को, जो अपने मैंने अभी समझाया, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। इनकी संख्या जो होती है मुख्य रूप से 11 होती है। मूल रूप से कितनी होती है? 11, मुख्य रूप से 11 होती है। और पूछता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्वरों की संख्या कितनी है और स्वरों की कुल संख्या कितनी है। दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो उसने पूछा स्वरों की संख्या कितनी है, तब अपन को कितना लगाना है? 11। जब ऑप्शन में 13 भी दिया हो, जैसे 11 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया है, 15 दिया है, और पूछा है स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अपन को क्या लगाना है? कंफ्यूज नहीं होना है। स्वरों की संख्या कितनी होती है तो कितना लगाना है? 11। और वहीं पूछ ले कुल संख्या, कुल संख्या, स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तब अपन को लगाना है 13, चाहे बेशक 11 ऑप्शन में हो। ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जैसे ऑप्शन में नहीं है 11 और पूछा है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो ऑप्शन में 11 नहीं है, तब आप ऑप्शन स्वाभाविक आप अपना सकते हो। वहाँ पे अपना थोड़ा सा समझ रहे हो ना, कि अपन ऑप्शन में दिया नहीं 11 और वहाँ पर पूछे स्वरों की संख्या, तो क्या लगाना पड़ेगा? फिर तो 13 लगाना ही पड़ेगा अपन को। ठीक है, फिर आगे चलते हैं अपन। क्या है ये? तो डेफिनेशन मैंने समझाई दी। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहते हैं। अब स्वरों का क्रम देख लीजिए, ये है अनार, आम, ये तो सबको पता ही है। ठीक है, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि वाला रे। इसका पूछ लेता है कि जो ऋषि वाला रे होता है उसका स्थान कौन सा है, तो हमेशा ये 7वें नंबर पे आता है। कहाँ पे आता है? 7वें नंबर पे। ठीक है, ए आई ओ। अब इसमें अपन ने कितने लिए? टोटल 11। अब कुल, जब कुल पूछता है तब अपने दो और बढ़ जाते हैं, एक अम और एक अह। ठीक है, दो बढ़ जाते हैं, क्या? अम और अह, कुल स्वर में। ठीक है, अब अपन देखते हैं अपन आगे, ये इनको अपन क्यों नहीं लेते हैं और क्या होता है उनको। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। तो ये हो गए अपने क्या? स्वर कितने होते हैं? 11। कुल स्वर कितने होते हैं? 13। चलिए, अब स्वरों का वर्गीकरण देख लेते हैं अपन। जैसे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर मतलब जब स्वरों की उत्पत्ति हुई होगी उस टाइम पे, मतलब मूल रूप से स्वर जो होते हैं, तो देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर क्या थे। जैसे मूल स्वर और संधि स्वर, दो प्रकार के स्वर माने इन्होंने, मूल स्वर और संधि स्वर। जैसे मूल स्वर आपको पता ही है, जो मूल थे, जो स्वर क्या थे? मूल थे, जिनकी उत्पत्ति कहीं से नहीं हुई, जो अपने आप में मूल हैं। समझ लो, ये क्या है? अपने आप में मूल है। सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई वो इन्हीं की हुई। ठीक है, इनसे बने दूसरे स्वर, इनसे क्या बने? दूसरे स्वर, तो उनका नाम रख दिया संधि स्वर। जैसे क्यों रखा? जैसे ए है अ, अपन को पता है अ क्या है? मूल है, और अ के साथ ही छोटा अ मिला दिया जाए तो बन जाता है अपना बड़ा अ। ठीक है, आप संधि पढ़ोगे जब, दीर्घ स्वर संधि, यहाँ पे जब ये अपन स्वर पढ़ते हैं ना, तो हर चीज़ में काम आते हैं। आपको संधि में काम आएंगे, और भी जगह, कई जगह काम आते रहते हैं चीज़ें। तो क्या है, जैसे अपन ने अ के साथ अ को मिलाया तो क्या कहलाए? संधि स्वर। क्या हो रही है यहाँ पे? संधि, दीर्घ स्वर संधि, तो क्या है? संधि स्वर। ऐसे ही ई के साथ अगर अपन ई को मिलाएंगे तो बनेगी बड़ी, ऐसे ऊ के साथ ऊ को मिलाएंगे तो बनता है बड़ा ऊ। ठीक है, तो ये थे मूल स्वर, जिनसे
दूसरे स्वरों का निर्माण हुआ। तो पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी लगाओगे आप, 4। मूल स्वरों की संख्या कितनी है, 4। अगर 4 ऑप्शन में नहीं है, अगर 3 दिया तो वहाँ पे 3 भी आप लगा सकते हो। कहीं कहीं ये इसको ऋषि वाले देखो नहीं लेते, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द वो है, वर्ण है, संस्कृत में ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। पर अपना मूल रूप से कितने स्वर हैं, 4। अब यहाँ पे देखते हैं संधि स्वर में भी 2 भाग दिए हैं, एक दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। वैसे तो दीर्घ स्वर तो जो बचे हुए, इनके अलावा जो बचे हुए हैं ये सभी दीर्घ हैं, ये सभी क्या हैं, दीर्घ हैं, ठीक है। जैसे पूछ लेता है अगर अलग से ऑप्शन में ये संयुक्त नहीं दिया है कि दीर्घ स्वर कौन सा है, जैसे अपन को दे दिया ऑप्शन में अ, ठीक है। जैसे पूछा इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, तो जैसे अ, ई, उ और दे दिया ए। अब बताओ कौन सा बताओगे, दीर्घ स्वर कौन सा कहलाएगा, ए। तो थोड़ा सा अपन को वहाँ पे ऑप्शन देखना पड़ेगा, अपना स्वविवेक की शक्ति जो होती है अपनी वो देखनी अपन को लगानी पड़ेगी अपनी, ठीक है। ऑप्शन में पूछ क्या रहा है, दिया क्या है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे अपने इन्होंने ये दे देते हैं, जैसे इस ऑप्शन को हटा दिया मैंने और यहाँ पूछा कि इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, और ऑप्शन में दिया अपना आ भी दिया है और ए भी दिया है, तब अपन को ये चूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये वाले डिवीजन भी आप देख लीजिए जो दिया हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर में 4 आ गए, संधि स्वर में 2 प्रकार के हैं, संधि स्वर दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर में ये बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ऐसे संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ। अब इनको संयुक्त स्वर क्यों कहते हैं, देखते हैं अपन। जैसे आप पढ़ते हो संयुक्त व्यंजन, जब आप संयुक्त व्यंजन पढ़ोगे तो आप देखोगे, किसी ने पढ़ा भी होगा कि जो क्षत्रज्ञ, ये जो वर्ण होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग व्यंजनों के मिलने से, 2 अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने हैं। जैसे अपना हो गया छ का से मिलकर बना हुआ है, क प्लस स से मिलकर बना हुआ है, तब बन के बनता है छ। तो ये अलग अलग व्यंजनों के संयुक्त होने से बना हुआ है, इसलिए कहलाते हैं क्या, संयुक्त व्यंजन। ऐसे ही ये संयुक्त स्वर क्यों कहलाते हैं, क्योंकि ये अलग अलग स्वरों के मिलने से बने हैं। जैसे संयुक्त अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने थे संयुक्त व्यंजन, वैसे ही संयुक्त स्वर अलग अलग स्वरों के मिलने से बने होते हैं। जैसे मैं ए की बात करूं तो जब अपन अ के साथ ई को मिलाते हैं तो बनता है ए, आ के साथ ई को मिलाते हैं तो बनता है। यही चीज़ आपको जो अपन वर्णमाला में पढ़ रहे हैं, यही चीज़ आपको संधि में काम आएगी। जैसे अपन ने ये देखा, ये अपना दीर्घ स्वर संधि बनते हैं, तीनों चीज़ें, तीनों जो बनते हैं स्वर दीर्घ स्वर संधि बनते हैं। और ए और ओ, ए और ओ बनते हैं गुण स्वर संधि में, और आई और औ ये 2 चीज़ बनती हैं वृद्धि स्वर संधि में, ठीक है। अब देखते हैं अपन, आ के साथ ई को मिलाया तो बना ए। तो अब देखो यहाँ पे अलग अलग स्वरों के संयुक्त होने से बने, अलग अलग स्वरों के संयुक्त होने से ये बना, इसलिए कहलाया क्या, संयुक्त स्वर। अगर आपको पूछता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप लगा सकते हो कितनी, 4, ठीक है। अब चलते हैं आगे भी देखते हैं। आ के साथ ई को मिलाया तो ए बना, ऐसे आई कैसे बनता है, वृद्धि स्वर संधि में आ के साथ ए को मिला देते हैं तब जाके बनता है आई, ठीक है। और आ के साथ ऊ को मिलाया तो बना ओ, और आ के साथ ओ को मिलाया तब बना औ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बन रहे हैं, संयुक्त होने से बन रहे हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं अपन क्या, संयुक्त स्वर, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखो आगे, किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। हो गया यहाँ तक, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया अपन उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर और संधि स्वर। इनमें कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, क्या है, संधि स्वर में दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर 2 प्रकार के आते हैं। दीर्घ स्वर में अपना बड़ा ई जो दीर्घ स्वर संधि से बनते हैं, बड़ा ई, बड़ा ऊ, और संयुक्त स्वर में ए, आई, ओ, ठीक है। और सिंपल पूछता है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो ये अपने सभी दीर्घ स्वर में आ जाते हैं। जैसे अगला देखते हैं अपन टाइप, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। समय को अपन कभी कभी काल भी अपन बोलते हैं, समय को क्या बोलते हैं, काल बोलते हैं, तो काल के आधार पर भी पूछ लेता है। उच्चारण में लगने वाले समय या उच्चारण में लगने वाले समय या काल के आधार पर,
ठीक है, उच्चारण में लगने वाले समय या काल के आधार पर या मात्रा के आधार पर। अब मात्रा के आधार पर देखो दिया हुआ है, आप पढ़ती है लघु स्वर, लघु को अपन क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर। हर्ष, हर्ष मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, ऐसे स्वर जो छोटे हैं। मात्रा जैसे अपन ये चीज़ काम आएंगी आपकी छंद में, जब अपन मात्राएं काउंट करते हैं कि कितनी मात्राएं हैं, रोला उल्ला ला वो सब देखते हैं ना, तब ये चीज़ काम आती है। तो जब भी लघु स्वर या हर्ष स्वर होगा तो अपनी ये कितनी मात्रा, कौन सी छोटी मात्रा अपन ली जाती है, छोटी मात्रा ली जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। इनके उच्चारण में जो लगने वाला समय है बहुत कम लगता है, उच्चारण में समय लगता है वो भी कम लगता है। जैसे अ को बोल के देख लो, ई को देख लो, ऊ को ऋषि वाले देखो, अ थोड़ा सा समय लगा, और मात्रा भी इसकी एक ही होती है, तो इसलिए क्या है ये लघु स्वर या हर्ष स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 4। अगला देखो, अगला क्या दिया हुआ है, दीर्घ स्वर। मात्रा के आधार पर अगला टाइप है अपना दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब आपको पता ही है, बड़ा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से दुगुना समय लगता है उनको क्या कहते हैं, अपन दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। जैसे अपन ने वहाँ दीर्घ में 3 ही पढ़ी थी, अब अगर ऑप्शन में देता है तो अपन आप ये 7 को लेके चलेंगे मात्रा के आधार पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ ई उ ए ओ, ये सभी किस में आ जाएंगे, दीर्घ स्वर में। और इनकी मात्रा अपन जैसे उसमें गिनते हैं वो ऐसे बनाते हैं 2। दीर्घ जो मात्रा बनाते हैं वो जैसे छंदों में बनाते हैं, रोला उलाला, इन छंदों में जब काउंट करते हैं तो ये दीर्घ की मात्रा है और लघु की मात्रा 1 होती है ऐसे, ठीक है। तो इनमें क्या 2 गुना समय ज़्यादा लगता है और इनकी मात्रा भी इससे 2 गुनी है लघु स्वर से, इसलिए इनको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। इनकी संख्या कितनी होती है, 7, ठीक है। पूछ लेता है कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 7, ठीक है। अगला है अपना प्लस स्वर। अगला टाइप है मात्रा के आधार पर कौन सा, प्लस स्वर, या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितना, कौन सा टाइप है अपना प्लस स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से, छूट गया है, लघु स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में लघु स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लगता है उन्हें कहते हैं अपन क्या, प्लस स्वर। इनका उपयोग अभी अपने हिंदी में नहीं होता है, ये संस्कृत में या फिर कोई रामायण या स्टेज प्रोग्राम जो चलते हैं ना, रामायण वगैरह, रामलीला वगैरह, वहाँ पे अपन इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि आपने कई बार देखा होगा ओम के बीच में 3 लगा होता है। इसका मतलब क्या है कि 3 गुना समय जो अपना स्वर है वो 3 गुना समय ज़्यादा ले रहा है, 3 गुना समय ज़्यादा ले। इनकी मात्रा भी 3 होती है, अपन हिंदी में यूज़ नहीं करते, इनकी मात्रा 3 होती है, इसलिए यहाँ पे 3 लगा होता है ओम में बीच में, ठीक है। जैसे राम, राम के बीच में क्या है, 3 बार दीर्घ बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 गुना समय ज़्यादा ले रहा है। लघु स्वर से 3 गुना समय ज़्यादा लेते हैं वो स्वर क्या कहलाते हैं, प्लस स्वर। और इनका उपयोग जो होता है किसी को पुकारने में, ठीक है, या रामायण में या संस्कृत में इनमें यूज होते थे ये लोग चीज़ें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, अम और अह जो अपन ने छोड़ दिए थे, अम और अह, इसको देखते हैं। वैसे अपने जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 11, और कुल स्वर कितने होते हैं, 13। अब ये को अम और अह की कहानी देखो, ये क्या है, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर, ये गलत टाइप हो गया है, अनुस्वर है, ठीक है, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग ये क्या है, ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। जैसे अपन जब इनको स्वर में यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अम, आप अगर इंग्लिश में इसको लिख, थोड़ा इंग्लिश से आपको समझाता हूँ, तो अब हम इंग्लिश में क्या करते हैं, AN बना देते हैं, इसके लिए AN टाइप करते हैं। तो यहाँ पे देखो अम में स्वर आगे आ रहा है, तो इसलिए क्या है, स्वर जब पहले आता है तो इसको स्वर में रख लिया जाता है, ठीक है। और जब अपन व्यंजन में लगाते हैं, जैसे कम, इसको अपन क्या लिखेंगे, KAN, ठीक है, KAN या M या N कुछ भी ले लो, कम ऐसे लेते हैं। तो क्या है, तो यहाँ पे क्या पहले आ रहा है, व्यंजन। तो ये क्या होते हैं, ना तो ये स्वर होते हैं ना व्यंजन। ये जहाँ जाते हैं स्वर में जाते हैं स्वर का काम करते हैं, व्यंजन में आते हैं तो व्यंजन का काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, अयोगवा। इनको नया नाम दिया अयोगवा। जैसे अयोगवा का मतलब क्या होता है वो देख लीजिए आप, वो भी आपको समझा देता हूँ। क्या है ये, अनुस्वर और विसर्ग। अनुस्वर और विसर्ग क्या कहलाते हैं, अयोगवा कहलाते हैं, ठीक है। अनुस्वर विसर्ग को अपन क्या कहते हैं, अयोगवा। अब अयोगवा का मतलब क्या होता है, इसको देखो, ये अ प्लस योग प्लस
वाह। ठीक है, इसका मतलब हुआ ऐसे वर्ण जो अ के योग से कुछ अर्थ वहन करते हो, स्वर के योग से कुछ अर्थ देते हो, उनको कहते हैं अयोगवाह। इसका अर्थ होता है, अयोगवाह का अर्थ होता है ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। तो अनुस्वर और विसर्ग, अनुस्वर अपना कौन सा होता है, ये अम जो होता है वो अनुस्वर होता है और अह जो होता है वो विसर्ग होता है। आप जानते हैं सब चीज़ें, अम और अह क्या होता है, विसर्ग। इन चीज़ों को मैं बताऊंगा डीप में, क्योंकि ये अलग से क्लास ले लूँगा। क्या है इसमें 2-3 तरह के, जैसे ये तो अम हो गया, अनुस्वर हो गया, और इसी बिंदी का यूज अपन किस में, अनुनासिक में कर लेते हैं। ठीक है, और एक होता है अपना चंद्र बिंदु होता है। ये तो 3 चीज़ें हैं जिनको अपन आगे अगले मतलब किसी क्लास में ले लेंगे अलग से। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग समझा देंगे उसको। ठीक है, चलो अपन देखते हैं। अम और आ, इन दोनों को क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, अयोगवाह, जिसका अर्थ होता है ना स्वर ना ही व्यंजन। ठीक है, चलिए अगला टाइप अपना जीव के प्रयोग के आधार पर। ठीक है, मात्रा के आधार पर हो गया, उत्पत्ति के आधार पर हो गया। अगला है जीव के प्रयोग के आधार पर। जैसे अपन किसी स्वर का जब उच्चारण करते हैं, किसी वर्ण का, किसी ध्वनि का जब उच्चारण करते हैं, तो जीव का जो अपनी जो जीव है, जैसे अपनी ये जीव है, जैसे ये अपनी जीव है, ये अपनी जीव है, तो इसका कौन सा भाग काम कर रहा है, आगे का भाग, बीच का भाग या पीछे का भाग। 3 भागों में बांट दिया जीव को अपन ने। तो किसी स्वर के उच्चारण में जीव का कौन सा भाग काम कर रहा है, उसके आधार पर इसको बांटा गया, जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर। ठीक है, तो इसमें तीन टाइप दिए हुए हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। आप नाम से ही समझ सकते हो। अग्रस्वर मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव का आगे का भाग काम करता है, ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जीव का आगे का भाग काम करता है, उनको अग्रस्वर कहते हैं। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का आगे का भाग कार्य करता है उनको अग्रस्वर कहते हैं। इसमें आते हैं छोटी, बड़ी, ऋषि वाला रे, ए, ऐ, ये सब किस में आते हैं। जैसे ई, रे को बोल के देखो, जीव का आगे का भाग काम करेगा तो इनको क्या कहते हैं अपन, अग्रस्वर, ए और ए। और आप इसको ऐसे भी ध्यान रखते, इसको याद रखो, बस इसको याद रखो। और इसमें ई का इसमें साउंड है, और ये तो पहले से पता है अपन को कैसे बन रहा है, अ प्लस ई से मिलके बनता है, ये अ प्लस ई से मिलके बनती हैं चीज़ें। तो ई को याद रखो कि ई और छोटी ई और बड़ी ई किस में आती है, अग्रस्वर में। बाकी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। रे, क्योंकि इसमें भी ई है और इसमें भी ई है, देखा जाए तो एक रे ऐसा लगता है ई है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं मध्य स्वर। अब इसमें भी आप बता सकते हो, मध्य स्वर मतलब ऐसे स्वर जिसमें जीव का मध्य भाग काम करता है, जिसमें जीव का मध्य भाग काम करता है, उनको क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। इसमें केवल आ आता है, छोटा अ। ठीक है, इसमें केवल क्या आता है, आ को जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है जीव के जो बगल वाली जो साइड है, जो पार्श्व भाग है इसका, तो ये काम कर रहा हो, ये बीच वाला भाग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मध्य स्वर में क्या कौन सा आता है अपना, केवल आ आता है। अगला टाइप है पश्च स्वर। ठीक है, पश्च स्वर में देख लो। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी चीज़ पढ़ना है तो अपना जैसा नहीं कि सब चीज़ों को रटो, कुछ चीज़ों को रटोगे, कुछ चीज़ों को याद करोगे, आगे की चीज़ अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैं बात करूँ, अगर आपको अग्र स्वर और मध्य स्वर याद है तो पश्च स्वर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। बताओ, आपको पता है अग्र स्वर में छोटी, बड़ी, ऋषि वाला रे यही आता है, और मध्य स्वर में आ आता है। अब बचा क्या क्या है, उ बचा, ओ बचा, वो सब किस में चला गया, पश्च स्वर में। अब डेफिनेशन तो अब बना ही सकते पश्च स्वर में। क्या होगा, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पीछे का भाग काम करता है उनको पश्च स्वर कहते हैं। ठीक है, केवल 2 को याद करो, तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। अपन को थोड़ा लॉजिकली पढ़ना पड़ेगा, स्मार्ट स्टडी, समझ रहे हो, कि अपना बर्डन कम हो जाए और अपन को याद ज़्यादा रहे। ठीक है, तो अपना क्या कहलाए, पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। ठीक है, चलिए इसको भी ऐसे देख सकते हो। अगर इन दोनों को याद कर लिया तो ये तो वैसे याद हो जाने हैं। देखो इनमें भी क्या है, ओ और ओ है, इसमें भी तो ओ है। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे चलते हैं अपन, आ रहा है समझ में।
अगला देखते हैं, मुख द्वार के खुलने के आधार पर। जब अपन किसी स्वर का उच्चारण करते हैं तो अपना मुख कितना खुल रहा है, किसी स्वर के उच्चारण में कितना ओपन हो रहा है, उसके आधार पर अलग अलग टाइप दी, 4 टाइप के दिए हुए हैं ये, ठीक है। तो पहला दिया हुआ है समृत। समृत का मतलब होता है क्लोज। समृत का मतलब क्या होता है, क्लोज। क्लोज मतलब बंद। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है, अपना मुख द्वार जो है लगभग बंद ही रहता है, थोड़ा सा खुलता है, लगभग क्या होता है, बंद रहता है, उनको क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। जैसे ई बोला मैंने, ई में खोला नहीं, थोड़ा सा खुला बिल्कुल, तो उनको क्या कहते हैं, अपन क्या कहते हैं, समृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों को उच्चारण में मुख द्वार न के बराबर बहुत कम खुलता है उनको कहते हैं क्या, समृत। अर्ध समृत क्या होता है, समृत से थोड़ा सा ज्यादा। जैसे समृत में जो खुला बिल्कुल थोड़ा सा कम, मतलब बिल्कुल कम खुला, उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हाफ क्लोज, ये क्लोज था, ये हाफ क्लोज, मतलब इसमें तो लगभग बंद ही था, इसके बंद से थोड़ा सा ज्यादा खुला, उनको कहते हैं क्या, अर्ध समृत। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है या समृत से थोड़ा अधिक खुलता है, समृत से थोड़ा अधिक खुलता है, जैसे ए और ओ। ए और ओ ये किस में आ जाते हैं, अपने समृत में, अर्ध समृत में आ जाते हैं। समृत लगभग पूरा बंद, ठीक है, थोड़ा सा खुला हुआ, और अर्ध समृत, समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ, तो इसमें आते हैं, इसमें देख लो, समृत में ए और ओ, और अर्ध समृत में ए और ओ। अब आते हैं अगला विव्रत। विव्रत का मतलब होता है ओपन, मतलब ऐसे जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार पूरा खुलता है, पूरा खुलता है, जैसे आ को बोल के देखो, आ पूरा खुला, उसको कहते हैं क्या, विव्रत स्वर, ठीक है। अब मैं वही बताता हूं तुम्हें कि 3 को याद किया, एक तो अपने आप याद हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, आ गया अपना, और ए ओ आ गया, ए और ओ आ गया। अब बचे हुए किस में जाएंगे, टाइप याद रखो बस, अर्ध विव्रत, जैसे समृत था, अर्ध समृत था, ऐसे विव्रत, ऐसे अर्ध विव्रत, ठीक है। तो जब 3 को याद किया, ए ओ किस में आ गए, समृत में, ठीक है, और ए और ओ आ गए किस में, अर्ध समृत में। विव्रत में आ गया अपना आ, जिसमें पूरा खुलता है, और अर्ध विव्रत में आ गया क्या, ए आई ओ, आ और आई, ओ और ओ। ये नया है, इसको अपन आगत ध्वनि भी बोलते हैं, ये अंग्रेजी से लिया गया है, इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के ये होता क्या है, ठीक है। नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं जो, उसमें ये आ जाएगा, ठीक है, पढ़ा दूंगा पूरा। ये अंग्रेजी से लिया गया, क्यों यूज करते हैं, अपन ने लिया क्यों, ठीक है, वो अलग अलग कहानी उसकी बताऊंगा मैं, ठीक है। आया समझ में। मुख द्वार के खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत। समृत में लगभग बंद, ठीक है, अर्ध समृत में थोड़ा सा, समृत से थोड़ा सा ज्यादा खुलता है, ठीक है, विव्रत में पूरा खुलता है, अर्ध विव्रत में उससे थोड़ा सा बंद रहता है। किससे, विव्रत से थोड़ा बंद, जैसे पूरा खुला मुंह, उससे थोड़ा सा बंद रहता है, तो उसमें वो क्या कहलाता है, अर्ध विव्रत, ठीक है। जिन स्वरों को उच्चारण मुख द्वार आधा खुलता है या विव्रत से कम खुलता है, विव्रत से कम खुलता है, ठीक है, उनको क्या कहलाते हैं, अर्ध विव्रत कहते हैं, ठीक है। इसमें आता है अ, आई, औ और औ। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया अपना टाइप। अब देखो, ओठों की स्थिति के आधार पर, ओठों की स्थिति के आधार पर स्वर, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे अपन किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो अपनी जो होठ हैं, लिप्स हैं, वो कैसी आकृति बना रहे, उसकी स्थिति कैसी बन रही है, उसके आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक है व्रतमुखी, एक है अव्रतमुखी। मैंने हमेशा वो पहले भी बताया था कि किसी शब्द के आगे अ लगा दिया जाए तो उसका अर्थ निगेटिव हो जाता है, ठीक है, नकारात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ पे क्या था, व्रतमुखी, व्रत के आगे मैंने अ लगाया तो क्या हो गया, अव्रत, मतलब व्रत नहीं, व्रत मतलब गोलाकार, और मतलब नहीं, तो गोलाकार नहीं, यही समझ जाओ, ठीक है। तो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अपने जो ओठ हैं वो गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होते हैं, उनको कहते हैं अव्रतमुखी स्वर, ठीक है। जैसे ए ये है, ई है, जैसे ये दिया हुआ देखो, आ ए दिया, वो लिखा हुआ देखो, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं उनको क्या कहते हैं, अव्रतमुखी स्वर कहते हैं। अब उसी का उल्टा व्रतमुखी मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में अपने जो ओठ हैं वो क्या हो जाते हैं, गोलाकार या वृत्ताकार होते हैं, उनको कहते हैं क्या, व्रतमुखी स्वर। जैसे ओ गोलाकार हो रहा है, बोल के देख लो, ओ, ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे, व्रतमुखी स्वर कहलाएंगे,
ठीक है, आ रहा समझ में? ओठों की स्थिति के आधार पर जब किसी मतलब जैसे किसी स्वर का उच्चारण कर रहे हैं तो ओठ कैसा आकार बना रहे, कैसी स्थिति हो रही है उनकी, उसके आधार पर हमने देखा दो प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। ठीक है, अगला देखते हैं अपन स्वरों का उच्चारण। ये बहुत पूछता है कि कौन सा क्या है, आ क्या है, कंठ है, तालव्य है। आप रटते हो इन चीज़ों को, रटना नहीं है अपन को। देखो अभी पूरा ऐसे समझ में आ जाएगा, समझाता हूँ अभी। ठीक है, ये ऐसे ही समझ में आएगा, रटना नहीं है। आपने कहीं कहीं किताबों में ये डायग्राम देखा होगा, देखो ये डायग्राम को ध्यान से, ये डायग्राम देखा होगा, अपने मुंह का डायग्राम है। ठीक है, तो अपन उसमें रटते हैं, रटना नहीं है अपन को। आज अपन कुछ ट्रिक से याद रखते हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ जैसे अपन को याद रखनी है तो हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक बनाओ, क्योंकि अपना दिमाग क्या है, कुछ ट्रिकी चीज़ को या स्पेशल चीज़ को याद रखता है। जैसे अपन ने देखा, अपन कहीं जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कितने याद रहते हैं अपन को? जैसे अपन मार्केट घूम के आए शाम को और अपने देखा अपन को कम से कम 1-2 हज़ार लोग मिल गए, 500 लोग मिल गए, उसमें से याद कितने हैं? एक भी याद नहीं है। क्योंकि अगर दिमाग हर चीज़ को याद करने लगेगा तो दिमाग अपन पागल हो जाएंगे, हर चीज़ याद नहीं हो पाती ऐसे। तो दिमाग क्या है, कुछ स्पेशल चीज़ों को, स्पेशल इफेक्ट्स को याद रखता है। जैसे उन्हीं 500 लोगों में आपको कोई अलग स्पेशल बहुत लंबा आदमी दिख जाए, बहुत ज़्यादा लंबा, जो एवरेज से भी ऊपर, जैसे लोगों की हाइट होती है 7 मान लो, अपन को 10 फीट का आदमी मिल जाए, तो वो हमेशा याद रहेगा कि नहीं रहेगा? क्योंकि वो उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट था, कुछ स्पेशल चीज़ थी। जैसे अपन को 3 घंटे की पढ़ाई याद नहीं होती, लेकिन मूवी याद हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट्स हैं, वो अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही उसका यूज, अपना दिमाग किसी का कमज़ोर नहीं होता। अपन सोचते हैं कि यार मैं तो कमज़ोर हूँ, याद ही नहीं होता मुझे पढ़ के। अपना दिमाग किसी का कमज़ोर नहीं हो, बस अपनी पढ़ने का तरीका बदलना होगा। अपन को क्या है, अपन को दिमाग क्या चाहता है वही दो ना। दिमाग क्या चाह रहा है? स्पेशल चीज़ों को याद कर रहा है, उसी चीज़ को दो। तो अपन क्या करें, जैसे मैंने देखा, जैसे आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ऋषि वाला रे को मैं याद कराता हूँ कि इसका क्या है। जैसे ऋषि वाला रे है, ठीक है, देखो ऋषि वाले रे को मैंने देखा, ये सबसे अलग दिख रहा है, पूरे स्वर में सबसे अलग दिख रहा है। तो अपन इसको पहले याद करते हैं, रटते नहीं है, याद करते हैं। जैसे मैंने देखा कोई स्वर है कोई भी टाइप का, जैसे अपना कोई भी चीज़ है। अब ऋषि वाला रे कैसा होता है अपना, ऐसा कुछ होता है ऋषि वाला रे। ठीक है, तो अपन ने देखा कि सारे स्वर सिंपल हैं। ऊ को देख लो, ई को देख लो, आ को देख लो। ठीक है, जैसे कोई आदमी है, सिंपल है, 2 हाथ पैर, सिंपल है। अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए किसी आदमी का, किसी जानवर का, तो कैसा हो जाता है वो? हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो गया और कुचल गया, ऐसा टाइप का कुछ हो गया। तो ऐसा इसको एक इमेज बना लो कि इसका क्या हुआ है, एक स्वर था, इसका क्या हुआ है? एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई उसकी, तो इस क्या हो गया? एक्सीडेंट हुआ, टक्कर हुई, तो क्या हो गया? ये मुर्दा हो गया, मर गया। एक्सीडेंट में क्या हो गया? ये मर गया। मर गया मतलब मुर्दा। अब ऑप्शन में मुर्दा तो देगा नहीं, क्या देगा? मूर्धा देगा या मूर्धन्य देगा। तो वहां से आप क्लिक कर जाओगे, ये अपना जो ऋषि वाला रे है वो मूर्धा होता है। मतलब रटने की जरूरत है नहीं है ना। तो हमेशा लॉजिक से याद रखो, हर चीज को लॉजिक से। ठीक है, अपन और भी जो स्वर देखते हैं, ये अपने कई किताबों में बना होगा, आपको रटना पड़ता है। कुछ लोगों को तो अभी तक समझ में ही नहीं आया होगा किताबों से, लेकिन आज के बाद आप भूलोगे नहीं इस चीज़ को। देखो इसमें क्या है, समझाता हूँ मैं आपको इस डायग्राम को। इस डायग्राम को समझो, ये अपना मुंह है, यहाँ क्या होता है अपना? ये कंठ, गला। ठीक है, ये अपना ऊपर का भाग होता है तालू। तालू में 2 भाग होते हैं, एक आगे का कठोर भाग होता है। कौन सा भाग होता है? कठोर। और ये होता है पीछे का सॉफ्ट, मुलायम। ठीक है, कोमल तालु, जिसको बोलते हैं अपन क्या? कोमल तालु। ठीक है, आगे के भाग को क्या बोलते हैं? कठोर तालु। और फिर आते हैं अपना ये दांत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे दांत है, फिर अपना क्या है? ओठ है। ठीक है, तो एक सीक्वेंस अपन ने देखा कि कहाँ से शुरू कर रहे हैं अपन? ओठों से। जैसे अपना मुंह देखो, मुंह पहले अपने ओठ है, लिप्स है, उसके बाद में क्या है? दांत है। दांत के बाद क्या है? अपना तालू है। तालू में भी आगे कठोर भाग, फिर कोमल भाग, उसके बाद फिर अपना क्या है? कंठ है। ठीक है, इमेज समझ में आ गई? आगे चलते हैं अपन। इतना समझ में आया? तो अपन देखते हैं आगे क्या था। कंठ, तालु, मूर्धा, इनको नंबर दे दिया, 1 2 3 और 4 दांत को दिया। फिर लास्ट में क्या है? अपने ओठ सबसे बाहर है। ठीक है, ओठ, इनको लास्ट नंबर दे दिया 5। ठीक है, अब इसी नंबर से अपन को याद रखना है। मूर्धा को पहले हटा दो।
मूर्धा को इसलिए हटा दो क्योंकि मूर्धा तो अपन ने याद कर लिया, मूर्धा अपन ने याद कर लिया। क्या किया अपन ने, ऋषि वाला रे क्या था, मूर्धा था। ऋषि वाला रे अपने अकेला मूर्धा है, उसकी टक्कर कराई, वो मार दिया, मुर्दा हो गया, मतलब मूर्धा हो गया। अगला देखते हैं अपन आ से, छोटा बड़ा ए उ ए ओ, ठीक है, ये है, इनको देखते हैं। तो यहाँ पे अपन ने नंबर दिया पीछे से, देखो यहाँ से नंबर दिया कंठ से, ऐसे गए अपन, यहाँ पे नंबर दिया कंठ से 1 2 3 4 5, और यहाँ पे नंबर दे दो ऊपर से, जैसे मैंने इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे ओष्ठ, यहाँ पे 1 नंबर, वहाँ पे 1 नंबर। तो आ अपना क्या हो जाएगा कंठ, और ए क्या हो जाएगा तालव्य, और उ क्या हो गया ओष्ठ, ठीक है। उ देखो वैसे ही उ के उच्चारण में अपन वैसे ही देख सकते हैं, अपने ओठों को गोल गोल करना पड़ रहा है, इनका सहारा लेना पड़ रहा है, इसलिए उ क्या हो गया अपना ओष्ठ हो गया। तो 1 2 कंठ तालव्य, ठीक है, कंठ तालव्य ओष्ठ, ऐसे ध्यान दो, कंठ तालव्य ओष्ठ, मूर्धा हटा दिया अपन ने ऋषि वाले रे में, और दंत अपना उस व्यंजन में चला गया, इसमें है ही नहीं। तो आगे देखते हैं अपन, अब इन दो को याद करना है अपन को, ये अपन ने कर लिया, ये तीनों कर लिए, अब इन दो को याद करना है। तो इन दो को रटने की जरूरत है क्या, ए और आई, अपन को याद नहीं करना, क्या है देखो क्या लिखा है, कंठ प्लस तालव्य। अब अपन ने देखा अभी वर्णमाला में ए और औ ये दोनों किस किस से मिलके बनाए, जब अ के साथ ई को मिलाया था, जब अ के साथ ई को मिलाया था तब जाके बना अपना क्या ए बना था। तो जब अ के साथ ई को मिलाया तब बना ए, और अ के साथ ई को मिलाया तब बना जाके ए। देखो कंठ प्लस तालव्य, जब अ और ई को मिलाएंगे तो कंठ प्लस तालव्य, तो ये क्या हो जाएगा कंठ प्लस तालव्य। ऐसे अ के साथ यदि मैं उ को मिला दूं, अ के साथ उ को मिला दूं तब बनेगा क्या ओ। तो अ के साथ मैं उ को मिला दूं, आ रहा है समझ में, देखो ठीक है, अ के साथ मैंने अ के साथ उ को मिला दिया तब जाके बना अपना ये ओ, ठीक है। तो क्या था कंठ, ये केस में अ क्या था कंठ, ओ क्या था ओष्ठ, तो ये क्या बन गया कंठ प्लस ओष्ठ, ठीक है, कंठ प्लस ओष्ठ हो गया, हो जाएगा याद। ऐसे ही कंठ प्लस ओष्ठ, इन दोनों को मिला, 3 को याद रखना केवल। ऋषि वाला रेखा अपन ने एक्सीडेंट कराया, ऋषि वाले रेखा क्या कराया एक्सीडेंट टक्कर कराई, तो ये क्या होगा मूर्धा, मूर्धा हो गया। और यहाँ पे अपने नंबर दिया कंठ से तालु से, और मूर्धा ये अपना ओष्ठ, ठीक है। तो कंठ तालु ओष्ठ, कंठ तालु ओष्ठ, ठीक है। जो ओठों की सहायता से बोले जाते हैं उनको अपन ओष्ठ कहते हैं, और जब जीभ तालु की तरफ जाती है उनको कहते हैं क्या तालव्य। और जिनकी आवाज अपने कंठ गले से आती है, जैसे आ हा भी अपना क्या होता है कंठ, का जो क वर्ग होता है का खा गा ये होते हैं, वो भी किस में आते हैं अपने कंठ में आते हैं, ठीक है। तो जिनकी आवाज कहाँ से आती है कंठ से, अंदर से, कंठ से अपने गले से आती है, उनको क्या कहते हैं अपन कंठ, कंठ ध्वनि कहते हैं। और जिनके उच्चारण में जीभ तालु की, जो अपनी जीभ है वो तालु की तरफ जाती है ऊपर की तरफ, वो कहलाते हैं क्या तालव्य, वो क्या कहलाते हैं तालव्य। और जिनके उच्चारण में जीभ दांतों से टकराती है उनको कहते हैं क्या दंत, उनको क्या कहते हैं दंत, ये दांतों से टकराती है तो उनको कहते हैं दंत। और जब किसी वर्ण के उच्चारण में ओठों की सहायता लेनी पड़ती है उनको कहते हैं अपन ओष्ठ, ठीक है। इतना आया समझ में। अब तालु में भी क्या होता है, 2 भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं आगे, जैसे अपने मूर्धा देखा, जैसे तालु के 2 भाग होते हैं, आप अपनी जीभ को टच करके देख सकते हो। एक आगे का भाग होता है जो, जैसे अपना ये मुंह है, ये मुंह है अपना, तो जो आगे का भाग होता है वो होता है अपना कठोर तालु, और पीछे का भाग होता है वो होता है कोमल तालु, ठीक है। कठोर तालु और कोमल तालु, और जो कठोर तालु होता है वही होता है अपना मूर्धा, कठोर तालु जो होता है वही क्या कहलाता है मूर्धा। आपको व्यंजन में बताऊंगा कि कुछ ध्वनियों को क्या कहलाते हैं, कठोर ध्वनियां कहलाती हैं। कठोर ध्वनियां कौन सी कहलाती हैं, ट ठ ड ढ अड़ा, और वैसे उनको क्या कहते हैं मूर्धा। तो किससे टकरा रही है वो, तालु के कठोर भाग से अपनी जीभ टकरा रही है, तालु के कठोर भाग से टकरा रही है, इसलिए उनको क्या कहते हैं कठोर ध्वनियां बोलते हैं, ठीक है। और उनको इसी भाग को अपन क्या कहते हैं मूर्धा, इसलिए इनको मूर्धा भी कहा जाता है, ठीक है। ऐसे अपना ऋषि वाला रे है ये, तो इनको भी क्या कहते हैं मूर्धा। चलिए आगे समझ में आता, ये आया डायग्राम समझ में आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं अपन कंठ, ये पूरा पैटर्न याद रखो, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ, और मूर्धा अपने ऋषि वाला रे बना दिया, और दंत स्वर में है नहीं, ये सब पूरा पैटर्न, यही पैटर्न अपना व्यंजन में काम आएगा, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलते हैं
हाँ, एक चीज़ देख लो यहाँ पे, अपन ने अघोष सघोष देखा था कि अघोष सघोष मतलब क्या था कि स मतलब सहित, घोष मतलब कंपन, घोष मतलब क्या था कंपन। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उनको क्या कहते हैं, सघोष। तो अपने सभी जो स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, अपने सघोष होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। और अल्प प्राण, अल्प प्राण मीन्स जिनमें जिन स्वरों के उच्चारण में या जिन वर्णों के उच्चारण में अल्प मीन्स कम, प्राण मीन्स वायु, कम हवा निकलती है, कम वायु निकलती है, उनको कहते हैं क्या, अल्प प्राण। तो अपने जो स्वर होते हैं वो क्या होते हैं, सघोष अल्प प्राण होते हैं। सघोष मतलब कंपन होता है इनमें और कम हवा निकलती है। ठीक है, ये हो गया अपना